हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और इसका 29 टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है हमारे मेंटर डॉक्टर SP सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द मेंबर ऑफ फैमिली पोएसी। पोएसी फैमिली का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रामिनी। यहाँ पर दिया हुआ रेफेनस सटाइवस। तो रेफेनस सटाइवस ये क्या है? ये रेडिश। और रेडिश हम लोगों को पता है किस फैमिली में है, ये क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी का मेंबर है। सीसर अराइटिनम, ये ग्राम फैमिली, ये ग्राम पल्सेस। और फैमिली है यहाँ पर फेबेसी। लेग्यूमिनोसी में फेबेसी। और कैशिया फिस्टुला, ये अमलतास कॉमन नेम इसका। येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये सीजल पेनॉइडी सब फैमिली है, सीजल पेनॉइडी लेग्यूमिनोसी में उसका मेंबर है ये। पेनिसिटियम टाइफॉइडियम, ये बाजरा, ये मिलेट्स में है, ज्वार बाजरा। और ये किसका है? ये ग्रामिनी फैमिली का। और इसी के साथ सैकरम ऑफिसिनेरम, ये सुगर केन। और ये भी हमारा ग्रामिनी या पोएसी फैमिली का ही मेंबर है। तो यहाँ पर मेंबर्स ऑफ फैमिली पोएसी पूछे गए, डी एंड ई। आंसर विल बी सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर एंडोशियम और स्टमेन। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है एंडोशियम और स्टमेन के रिस्पेक्ट में। तो वर्सेटाइल, बेसिफिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स्ड, सिंजेनेसियस, प्लेसेंटा, यूनिलोकुलर एंड मल्टीलोकुलर। इसमें से प्लेसेंटा, यूनिलोकुलर एंड मल्टीलोकुलर। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा जहाँ पर ओव्यूल आकर के अटैच्ड होगा ओवरी की वॉल से फ्यूनिकल के थ्रू, उसे प्लेसेंटा। तो ये गाइनोशियम या ओवरी से रिलेटेड टर्म हो गया। यूनिलोकुलर एंड मल्टीलोकुलर, लोक्यूल मतलब होता है कैविटी, यूनि मतलब सिंगल, मल्टी माने कई। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, तो वहाँ पर सेंट्रल एक्सिस पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ये सीड्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर मल्टी लोकुलर ओवरी हो जाएगी, सेप्टेशंस होते हैं, एक लोक्यूल ये। तो ये मल्टी लोकुलर। यूनिलोकुलर जैसे हमारा मार्जिनल में है। और यूनिलोकुलर का एग्जांपल दूसरा हो गया ब्रैसिकेसी। ब्रैसिकेसी में इनिशियली यूनिलोकुलर होता है, बाद में फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है तो बाइलोकुलर। तो ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड हैं? ये ओवरी से रिलेटेड, ये गायनोशियम से। वर्सेटाइल, बेसिफिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स्ड और सिंजिनेसियस। तो इसमें से वर्सेटाइल, बेसिफिक्स्ड एंड डॉर्सिफिक्स्ड, ये मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट एंथर से किस तरह से अटैच्ड है उसके बेसिस पर ये टर्म्स हैं। यहां पर वर्सेटाइल, वर्सेटाइल में ये जो एंथर लोब है इसके बीच में ये आकर के फिलामेंट जुड़ा होगा और ये स्विंग करेगा फ्रीली, जिसकी वजह से ये पॉलन के डिस्पर्जल में हेल्पफुल होगा। वर्सेटाइल कहाँ पर होता है? तो ये ग्रासेस में। दूसरा है बेसिफिक्स्ड एंड डॉर्सिफिक्स्ड। एंथर और इसके बेस से यहाँ पर फिलामेंट अटैच्ड होगा, तो ये हो गया बेसिफिक्स्ड। और एक होगा डॉर्सल, तो ये डॉर्सल पोजीशन पर आकर के इस तरह से ये इससे कनेक्टेड होता है फिलामेंट, तो इसको बोला जाएगा डॉर्सिफिक्स्ड। तो और सिंजिनेसियस, सिंजिनेसियस में स्टेमेंस जो है आपस में यूनाइटेड है, लेकिन सिर्फ एंथर पार्ट से, फर्टाइल पार्ट से। सिन माने फ्यूज्ड, जेनेसियस मीन्स जनरेटिव। तो इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो इसको बोलेंगे सिंजेनेसियस। सिंजेनेसियस कंडीशन किस में है? तो ये फैमिली कंपोजिटी में देखने को मिलेगी। ये आपके एडेड फैमिलीज में है, तो कंपोजिटी। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया, तो इनकरेक्ट में यहाँ पर सी और ई।
ABD ये एंड्रोशियम से रिलेटेड है, स्टमन से रिलेटेड है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा C एंड E, सेकेंड ऑप्शन 102। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर द पॉलन सैक। तो एंथर में 2 लोब हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो एंथर को कट सेक्शन में तो ये टेट्रागोनल होता है, 4 स्पोरेंजिया हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। और ये जो स्पोरेंजिया है, इन्हीं को क्या स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया इज द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। और इसी को जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इन्हीं को बोलते हैं पॉलन सैक। तो ये स्टेटमेंट सही है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर। इसके बाद इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट द स्टेमेंस आर ऑलवेज अटैच टू द पेटल्स। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे गलत दिया हुआ है। स्टेमेंस अगर अटैच्ड हैं पेटल से तो इस कंडीशन को बोलेंगे एपीपेटलस। और एपीपेटलस कंडीशन जैसे हमें देखने को मिलती है सोलेनेसी में। इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स द स्टेमेंस इन ए फ्लावर ऑलवेज रिमेन फ्री। तो ये भी गलत है। पॉलीएंड्रस टर्म तो सही है, फ्री अगर एंड्रोशियम में सारे स्टेमेंस फ्री हैं, बट ये सारे में नहीं होगा। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स दिया हुआ है इसलिए गलत। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर मे बी डिफरेंट डिफरेंट, ये एकदम सही है। तो ए और डी यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर बी और सी गलत दिए हुए हैं। 103 इज थर्ड। Now we move to other question, question number 104. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. तो यहाँ पर सिट्रस और बोगनवेलिया का दिया हुआ है, थॉर्न्स प्रेजेंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि थॉर्न्स क्या है? ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, मतलब ये स्टेम के मॉडिफिकेशंस हो गए। और चूंकि ये पॉइंटेड है तो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसी वजह से ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाता है, सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल है। तो 104 का करेक्ट आंसर होगा रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 104 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by। तो अगर एक ही क्रोमोसोम में जीन्स के बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखी जाए, अगर सपोज ये ए बी और सी जीन है, तो यहाँ पर ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस में रिलेशनशिप कैसा हुआ? डायरेक्ट। ए और बी में अगर देखा जाए तो इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम होगी इन कंपैरिजन टू ए एंड सी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कम है। तो यही इन्होंने रिलेशनशिप सबसे पहले किसने बताया था? तो ये अल्फ्रेड स्टुर्डीवेंट ने, ये थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन के स्टूडेंट। तो आंसर हो जाएगा 105 का थर्ड। Now we move to another question, question number 106. Select the incorrect statement. यहाँ पर आपको incorrect बताना है। Male fruit fly is heterogametic। तो male fruit fly में जो sex determination है वो XY, जैसा कि humans में। तो यहाँ पर जब गैमीट्स बनेंगे तो ऑटोसोम्स का जो पेयर होगा वो अलग होगा, और सेक्स क्रोमोसोम में X और Y। चूंकि मेल में यहाँ पर 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम X और Y, तो इसलिए मेल हेट्रोगेमेटिक एग्जाम्पल है, सही है ये। इन मेल ग्रॉस हॉपर 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। ये ग्रॉस हॉपर भी मेल हेट्रोगेमेटिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पर XY था, डिफरेंस ये कि यहाँ पर XO होगा, ऑटोसोम्स का पेयर, और जब ये गैमीट बनाएंगे तो ये सेपरेट होगा पेयर। तो ऑटोसोम्स के साथ X क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के साथ X क्रोमोसोम एब्सेंट। तो 50% में X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 50% में एब्सेंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही हुआ। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। तो डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल का मतलब हुआ बर्ड, सेक्स ऑफ प्रोजेनी ये किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग।
तो यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। ऊपर के दो एग्जाम्पल्स में मेल हेट्रोगैमेटी थी, यहाँ पर फीमेल जो होगी वो हेट्रोगैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर ये कौन सा है, जेड डब्ल्यू, ऑटोसोम्स का पेयर होगा और सेक्स क्रोमोसोम को यहाँ पर जेड और डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो जब इसको सेपरेशन होगा तो ये ऑटोसोम्स के साथ जेड और ये दूसरा गैमीट जो बनेगा ऑटोसोम्स के साथ डब्ल्यू जाएगा। तो 50% में ये, 50% में ये। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, फीमेल, ना कि मेल। मेल जो होगा वो होमोगैमिट्स प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम होंगे जेड और जेड। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ह्यूमन मेल्स है वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, ये सही है। एक्स क्रोमोसोम लार्जर साइज का होता है, वाई क्रोमोसोम स्मॉलर साइज का है। एक्स क्रोमोसोम के एलील्स जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पर यूजुअली एब्सेंट है। तो ए 1, 2 and 4 is correct, third is incorrect. Now we move to other question, question number 107. Given below are two statements, दो statement यहाँ पर दिए हुए हैं। Mendel studied 7 pairs of contrasting traits in pea plants and proposed the laws of inheritance. तो 7 pair of contrasting traits, तो 7 कैरेक्टर्स थे मेंडल ने जो लिए थे और ये 7 पेयर्स थे ट्रेट के। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई और उस कैटेगरी में जो डिस्टिंक्ट वेरिएशंस हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेट। जैसे अगर हाइट है, हाइट कैरेक्टर हो गया, और टॉल और डॉर्फ, इसके लिए डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी जीन है, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी जीन। तो ये हो गया यहाँ पर ट्रेट, तो ये सही है। 7 characters examined by Mendel in his experiments on pea plant were seed shape and color. तो सीड के यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए गए थे, एक है शेप, दूसरा है कलर। फ्लावर के भी 2 कैरेक्टर लिए गए थे, एक है कलर और दूसरा है फ्लावर की पोजीशन। पोजीशन में टर्मिनल और एक्सियल, एक्सियल वाला डोमिनेंट था। पॉड के भी 2 कैरेक्टर लिए गए थे, शेप और कलर, और इसके बाद स्टेम हाइट, स्टेम हाइट का एक कैरेक्टर। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स हो गए, 2 इसके, 2 फ्लावर के और 2 पॉट के, 6 और 1 7। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 107 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव हम लोगों को पता है सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। मैन के बारे में नहीं दिया बट उसकी मदर दिया हुआ है कलर ब्लाइंड है, और मदर जब कलर ब्लाइंड है तो इसका एक्स क्रोमोसोम इसके सन के पास आया होगा। तो ये सन भी कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड। मतलब जो क्रॉस होना है वो इसमें और इसमें होना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा What are the chances of our progeny having color blindness? तो यहाँ पर जितने भी प्रोजेनीज होंगे सबके सब कलर ब्लाइंड। ये भी कलर ब्लाइंड हुआ, और अगर ये जा रहा है इसके साथ तो भी कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर 100% चांसेस होंगे कि प्रोजेनीज कलर ब्लाइंड है। 108 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। A heterozygous pea plant with violet flowers was crossed with homozygous pea plant. तो कैपिटल W स्मॉल w, और ये होमोजाइगस वाइट प्लांट। वाइट चूंकि रिसेसिव है, वायलेट डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इनके पेरेंट ये क्रॉस होना है जीनोटाइप्स के बीच में। Violet is dominant. Which one of the following represents the expected combination among 40 progenies formed? अगर 40 प्रोजेनीज टोटल बनी है तो इसमें बताना है आपको कि एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो ये क्या हो गया, ये टेस्ट क्रॉस हो गया। जैसे टेस्ट क्रॉस में F2 में जो डोमिनेंट ट्रेट है उसका जीनोटाइप पता करने के लिए रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगस। तो यहाँ बनते हैं 50% वाइट और 50% वायलेट। 1:1 का रेशियो आता है। इसका पनेट स्क्वायर से भी देख लेते हैं, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ये वायलेट हो गए, और ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये वाइट हो गए। तो यहाँ पर
वायलेट और वाइट। तो ये हो जाएगा 50% वायलेट एंड 50% वाइट। तो 20 प्रोड्यूस्ड वायलेट एंड 20 प्रोड्यूस्ड वाइट, 40 थी टोटल, तो 50-50 विल बी 20-20। तो 109 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन का फेलियर ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर सपोज 23 पेयर्स ह्यूमंस में होते हैं, तो अगर पूरे का पूरा सेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए फिर एन्यूप्लॉइडी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। एन्यूप्लॉइडी होता है गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स, यहाँ पर पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए पॉलीप्लॉइडी होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। तो गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी नहीं, ये क्या है, ये एन्यूप्लॉइडी था। और फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस विल लीड इनटू बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। 110 के बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। 110 is 4. Now we move to another question, question number 111. In the polynucleotide chain of DNA, DNA की बात हो रही है, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि सेकेंड प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह H होगा। यहाँ पर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये यहाँ पर CH2 और ये OH हाइड्रोक्सिल, ये हो गया यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर आकर के जुड़ेगा, तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर ये जो 1 प्राइम पोजीशन है, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और ये कार्बन होता है 5th प्राइम। तो 1 प्राइम पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ता है। टाइप ऑफ बॉन्ड जो होगा यहाँ पर, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शुगर जो होगा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, नाइट्रोजन बेस H देगा, H2 होगा, रिमूवल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ये है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, रिएक्टिव है ये। तो यहाँ पर भी H2 होगा, रिमूवल होगा। यहाँ से भी CH2 OH से OH जाएगा, फॉस्फोरिक से H आएगा, H2 होगा, रिमूवल होगा। ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। वाटर का रिमूवल हो जाएगा, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी। तो नाइट्रोजन बेस की पोजीशन पूछी गई, 1 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। राइबोज इज ऑल्सो पेंटोज एंड डीऑक्सीराइबोज इज ऑल्सो पेंटोज शुगर। 111 is first. Now we move to another question, question number 112. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as। तो DNA fingerprinting का बेस क्या है, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पूरा पूरा DNA का सीक्वेंस में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं चेक किया जाता है, ये एक पर्टिकुलर रीजन में, और उस सीक्वेंस का नाम क्या है, सम स्पेसिफिक रीजन्स इन DNA सीक्वेंस। सीक्वेंस पूछा गया है, तो सीक्वेंस यहाँ पर होगा रिपीटेटिव DNA। रिपीटेटिव DNA क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग यूनिट्स का बना होगा। और यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा देखने को मिलती है। और रिपीटेटिव DNA से बनेगा सैटेलाइट DNA, क्योंकि जब इसको सेपरेट किया जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, तो एक बल्क बनेगा, और दूसरा जो होगा वहाँ पर जो बल्क जीनोमिक DNA होगा वो मेजर पीक बनाएगा, और दूसरा वाला जो है रिपीटेटिव DNA ये माइनर पीक, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट DNA। तो आंसर यहाँ पर हुआ फर्स्ट, सीक्वेंस के बारे में पूछा गया, सीक्वेंस इज नोन एज रिपीटेटिव DNA। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो RNA पॉलीमरेज यहाँ पर बैक्टीरिया का है, तो बैक्टीरिया में एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज है,
यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो ये किसके साथ, ये रो फैक्टर के साथ बाइंड करता है, टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये स्टेटमेंट सही है। द कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। तो एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस एक ही होता है। कॉपी जिसकी होती है एमआरएनए में, तो वो कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, उसे बोला जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये प्रोकैरियोट्स का नहीं, ये किसका, यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। बैक्टीरिया में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट एब्सेंट है। इसके अलावा ये आर्की बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है। इन कैपिंग मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड ऑफ HNRNA। तो ये प्रोसेसिंग जब होती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं कैपिंग। दूसरा प्रोसेसिंग है टेलिंग, और तीसरी है स्प्लाइसिंग। ये किस में हो गई, ये यूकैरियोट्स में। तो HNRNA हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA, और ये कैपिंग होगी 5' एंड पर। तो ये 3' एंड यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes। तो प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिस पर ये बनाएगा वो कौन सा है, टेम्पलेट कौन सा काम कर रहा है, डीएनए। तो इस एंजाइम का पूरा नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये 3 प्रोसेसेस यहाँ पर, इनिशिएशन, लेकिन ये अलोन नहीं कर सकता है, इसके साथ सिग्मा फैक्टर जब आकर के जुड़ेगा। ये इलोंगेशन में भी पार्टिसिपेट करता है ऑन इट्स ओन, और इसके बाद ये टर्मिनेशन में भी। टर्मिनेशन में किसके साथ, तो टर्मिनेशन में आता है ये रो फैक्टर के साथ। और इसके अलावा ये अनवाइंडिंग भी करता है। ट्रांसक्रिप्शन में अनवाइंडिंग जो होगी डीएनए की, दिस इज डन बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो ये सारे फंक्शंस हो गए इसके। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विल बी द आंसर। डीएनए लाइगेज जो होगा ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। डीएनएज जो होगा ये डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें रेप्लिकेशन में। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। Which one of the following statement about histones is wrong? Histones, the pH of histone is slightly acidic। तो ये histones कैसे हैं, ये डीएनए के फोल्डिंग में यूज होगा, डीएनए इसके चारों तरफ रैप होगा। तो ये pH of histone is slightly acidic नहीं, ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी एसिडिक है। हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये अमाइनो एसिड्स यहाँ पर स्टेटमेंट अबाउट इस रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये सही स्टेटमेंट है। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, ये भी ठीक है। डीएनए कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। तो इसको लपेटने के लिए किसकी, पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, उसको होल्ड करेगा, तो ये सही है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स H2A, H2B और H3 और H4, ये हुए 4, लेकिन इनका होगा ऑक्टामर, मतलब ये सारे डबल। तो ये 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिन एज सून एज। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, ATP से ये कंबाइन करेगा। इसके बाद इसको फिर जोड़ते हैं tRNA से, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। और उसके बाद फिर यहाँ पर होता है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर्स mRNA।
तो यहाँ पर ये सब जो दिए हुए हैं, लार्जर सब यूनिट encounters both the subunits join together to bind with mRNA, tRNA is activated and the larger subunit of ribosome, तो larger नहीं है, smaller है, तो small subunit of ribosome encounters mRNA. आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ. Now we move to other question. Question number 117. Which of the following refer to correct example of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? Human action की वजह से जो हुआ है. तो डार्विन फिंचेस अडेप्टिव रेडिएशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, तो ये यहाँ पर गलत हुआ. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ये सही है. इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ह्यूमन एक्शन की वजह से ही होंगे. मैन क्रिएटेड ब्रीड्स, ये भी ह्यूमन एक्शन की वजह से. तो पहला वाला यहाँ पर अगर छोड़ दिया जाए, ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, और यहाँ पर ये बाकी जो होंगे ये ह्यूमन एक्शन की वजह से. तो बी, सी एंड डी ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 118. The phenomena of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to other habitats is called. तो इसको बोलते हैं हम लोग adaptive radiation. Saltation, single step, large mutation के लिए. म्यूटेशन से रिलेटेड वर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119. 119 में मैचिंग टाइप का क्वेश्चन. तो जीन पूल, जीन पूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स, इसको बोला जाएगा जीन पूल. हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये जो फैक्टर्स हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट में ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन, या चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस. तो यहाँ पर ये चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस होगा. जीन फ्लो, जीन फ्लो ये होगा ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन. अगर माइग्रेशन कई बार हो तो जीन फ्लो. तो सी का हो गया थर्ड. जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी जो होगी हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये स्टेबल रहेगी विद इन ए जनरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन. तो आंसर होगा यहाँ पर ए इज फोर्थ, बी इज सेकंड, सी इज थर्ड एंड डी इज फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 120. ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय. तो ये बनती है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से. हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक. और ये कैसा हेरोइन कैसा है? वाइट है, ऑर्डरलेस है, बिटर है और क्रिस्टलाइन है. डाई एसिटाइल मॉर्फिन केमिकल नेम. तो ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से. 120 is second. Now we move to question number 121. Identify the wrong statement. यहाँ पर आपको wrong statement बताना है with reference to immunity. Active immunity is quick and gives full response. तो active immunity quick नहीं है, ये slow है, slowly evolve होगी. और fetus receives some antibodies from mother. It is an example of passive immunity. ये सही है. fetus को प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है IgG. IgG क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू. और कोलोस्ट्रम जो इनिशियल फ्यू डेज में येलो कलर का मिल्क आएगा, इसको कोलोस्ट्रम, और इसके थ्रू जो मिलेगा वो है IgA. तो ये सही है. व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी अगर खुद काम कर रही है, बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडीज, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी. अगर प्री फॉर्म्ड मिल रही है जैसे यहाँ पर, तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल था. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. ये भी ठीक है. तो आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट होगा फर्स्ट.
नेक्स्ट, इन विच ब्लड कार्पस्कल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो HIV का जो रेप्लिकेशन होगा ये किसमें, टी हेल्पर सेल्स, इसी को बोलते हैं CD4। CD का मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो CD4 सेल काउंट जो होता है ये कम होने लगता है HIV इन्फेक्शन में, और इसको एड्स तब लेबल करते हैं जब HIV में CD4 काउंट लेस देन 200 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड पहुंच जाता है। तो टी हेल्पर सेल्स का नंबर यहाँ पर कम हो जाएगा। टी हेल्पर सेल्स क्या है, ये टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बी और टी, उसमें से ये टी लिम्फोसाइट्स का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इन सब का प्रोडक्शन होता है, सही है, और बाकी आरबीसी वगैरह का भी। तो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये भी ठीक है, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस, थाइमस में इसका डिफ्रेंसिएशन वगैरह होगा, मैचुरेशन। तो आंसर यहाँ पर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। फोर्थ, नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई ये किसके लिए, बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, गेट रिड ऑफ मॉस्किटो। थ्यूरिंजियंसिस यहाँ पर नहीं, थ्यूरिंजियंसिस यहाँ पर होना चाहिए था, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। ड्रैगन फ्लाई ये किसके लिए, ये बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं, ये मॉस्किटोज के लार्वे पे फीड करेंगी, तो गेट रिड ऑफ मॉस्किटो। बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस ये लेपिडोप्टेरन प्लांट पेस्ट, बीटी। लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म। ग्लोमस, ग्लोमस ये जीनस है फंगस का, माइकोराइजा जहां पर होगा, माइकोराइजा इज फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, फंगस होगा प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और फंगस का जो जीनस है वो है ग्लोमस। तो यहाँ पर ये करता क्या है, ये मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा, फॉस्फोरस की कमी को प्लांट की जो है वो पूरी करता है। तो ग्लोमस जो होगा ये क्या है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस। बैक्यूलो वायरस, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, डी इज थर्ड। तो ए का हो गया यहाँ पर सेकंड, बी का होगा फोर्थ, A is second, B is fourth, C is fifth, and D is third. 124 is first. Now we move to other question. Question number 125. BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to. तो यहाँ पर क्राई जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये किसके लिए है, तो ये इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। Answer will be third. Now we move to other question. Question number 126. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as. तो यहाँ पर जीन को टारगेट किया जाएगा, अफेक्टेड जीन को, जीन का एम्प्लीफिकेशन करेंगे, और जीन एम्प्लीफिकेशन होगा तो इससे इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे थेरापेटिक प्रोटीन्स, उनका नंबर बढ़ेगा, उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और थेरापेटिक प्रोटीन्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका एफिकेसी, एफिशिएंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जीन थेरेपी में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो होगा अर्ली डिटेक्शन के लिए, पीसीआर वगैरह यहाँ पर यूज़ करते हैं, एलाइजा यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ करते हैं। बायोपायरेसी, जैव चोरी, यहाँ पर विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट टू द कंसर्न कंट्री,
तो ये बायोपायरेसी हो गई, तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? तो अर्ली डिटेक्शन के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड से जैसे यूरिन आरएम हो गया, यूरिन की जो जांच की जाती है, या सीबीसी हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो सब तब पॉजिटिव आने शुरू होते हैं जब डिजीज़ जो होती है आगे बढ़ चुकी होती है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, पीसीआर एंड एलाइजा। एलाइजा क्या है? ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे फुल फॉर्म है इसका, और ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। तो आंसर यहाँ पर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 128 में मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेस। तो यहाँ पर बायोरिएक्टर्स आर लार्ज वेसल्स जिसमें फर्मेंटेशन किया जाएगा 100 to 1000 लीटर्स तक प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पर ए का हो गया सेकंड। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये यूज करते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एम्प्लीफिकेशन, जो हमारी डिजायर्ड जीन है उसका एम्प्लीफिकेशन करने के लिए। और एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, तो डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये रिएक्शन। तो आंसर होगा यहाँ पर ए सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 129। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, and gel electrophoresis is used for amplification of a DNA segment. Polymerase enzyme joins the gene of interest and the vector DNA. Restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme and at the optimal condition for that specific enzyme. तो यहाँ पर PCR ने यूज फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए यूज किया जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे पीसीआर। और पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये पॉलीमरेज नहीं, यहाँ पर क्या होगा? लाइगेज, डीएनए लाइगेज ये कनेक्ट करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ये इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन, और इसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑप्टिमल कंडीशंस पर वर्क करेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 129 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। स्पूलिंग इज रीलिंग, जैसे रील लपेटी जाती है उसी तरीके से यहाँ पर जो एक डीएनए है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए चिल्ड एथेनॉल से ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद इसको स्पूलिंग मेथड से कलेक्ट करते हैं। तो 130 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। Now question number 131. During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? तो यहाँ पर डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। सबसे पहले डीनेचुरेशन, ये होता है 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अगर इसमें हाई टेम्परेचर नहीं मेंटेन होगा तो पहला जो स्टेप जो अफेक्टेड हो जाएगा वो होगा डीनेचुरेशन। इसके बाद होगा एनीलिंग, एनीलिंग में यहाँ पर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन अटैच की जाएगी। और इसके बाद फिर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वाले स्टेप में टैग पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस यहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की, डीएनटीपीज की। तो आंसर यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद एथिडियम ब्रोमाइड विल शो।
तो डीएनए को अगर हम लोगों ने स्टेन किया हुआ है एथिडियम ब्रोमाइड से तो ये शो करेगा ब्राइट ऑरेंज कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जाते हैं उसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, ये गलत है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी, ये गलत। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस, ये भी गलत क्योंकि इसमें से माइनस होना है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आंसर हो गया यहाँ पर 133 का फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, which of the following is not an attribute of a population? तो डेथ रेट, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, सेक्स रेशियो, नेटेलिटी बर्थ रेट, स्पीसीज इंटरेक्शन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन जो है ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ऑफ सेम स्पीसीज। तो अगर स्पीसीज का इंटरेक्शन है तो इसमें कई सारी स्पीसीज इन्वॉल्व हो गई, तो ये किस में आएगा? ये कम्युनिटी में आएगा, फीचर ऑफ कम्युनिटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन एंड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जो फार्मूला है एन टी प्लस वन टाइम बाद कितना हो जाएगा? तो एन टी प्लस बी प्लस आई बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। तो यहाँ पर इमिग्रेशन दिया हुआ है, इमिग्रेशन जो होगा ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओनली निगेटिव गलत। न्यूट्रलाइज बाय नेटेलिटी, नेटेलिटी इसको और बढ़ाएगी, न्यूट्रलाइज नहीं करेगी। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। So this is all I had for you. Thank you so much. Now further discussion will be carried by my fellow partner Alish Sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। 136 से 170 तक मैं आपको डिस्कस कराने आया हूं और आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं FST-29 का। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है बच्चा, बताओ इनकरेक्ट मैच निकालना है, क्या निकाल पाओगे? चलिए देखते हैं। इनकरेक्ट मैच के बारे में बात कर रहा है। RH एंटीजन का नाम रेसेस मंकी से लिया गया है, इसी का RH यूज करते हैं, जिसमें RH पाई जाएगी एंटीजन सरफेस एंटीजन वो RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं RH नेगेटिव। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। अगर RH नेगेटिव मदर है उसमें डेवलपिंग फीटस अगर RH पॉजिटिव का है तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद की प्रेगनेंसी में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो सकता है, क्योंकि एंटीजन जो होते हैं प्लेसेंटा से लीक कर जाते हैं, सॉरी एंटीबॉडी जो बन जाते हैं मदर बॉडी में वो लीक कर जाते हैं वो मतलब फीटस में, जिसकी वजह से उसे एनीमिया और जॉइंटिस हो सकता है। लिखा हुआ है फिर डेथ भी हो सकती है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनसेस या ओवर कैविटी पाए जाते हैं जिसमें ब्लड भरा रहता है और इसी में ऑर्गन बात करते हैं। लिखा हुआ है कि भैया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा, गलत बात। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करी जाए तो अर्थवॉर्म में होगा, बाकी तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ऑर्गेनिज्म मतलब कॉर्डेट्स में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 136 का इनकरेक्ट बता रहे थे तो 4 हो गया। 136 के बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 137 सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया से आप किसको मैच कर रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, बिल्कुल है, ए का हो जाएगा सेकेंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस है, ये हो जाएगा फर्स्ट। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, थर्ड हो जाएगा। और फिम्ब्री इज द अटैचमेंट में हेल्प करेगा, फिम्ब्री जो कि आउटर सरफेस पर पाया जाता है बैक्टीरिया के। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ
आंसर सेकंड हो गया। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैचिंग सेलेक्ट करनी है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से आप किससे बताओगे? कोलेस्ट्रॉल आपके पास लिपिड है, लिपिड वो भी आपके पास डेराइव्ड लिपिड में आता है कोलेस्ट्रॉल। एल्कोहलिक स्टेरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एक का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ग्लाइसिन आपके पास सिंपलेस्ट अमीनो एसिड फर्स्ट हो जाएगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यूरेसिल एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि एक तरीके का पायरिमिडीन है, ये हो जाएगा थर्ड। और स्टार्च आपके पास होगा कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड जिसमें मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होती है, ये हो जाएगा फोर्थ। तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ आपके पास सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फ्रॉग। फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनी आती है, यूरेटर आता है, ठीक है, क्लोएका भी आएगा। क्लोएका वो कॉमन ओपनिंग होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है। यूरिनरी ब्लैडर भी आएगा, आंसर ऑल हो जाएगा। 139 का 4 हो जाएगा। इसी में सारे के सारे पार्ट जो होंगे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं इन द फ्रॉग। चलिए अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन किसके कॉन्टेक्स्ट में? ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन किससे बाइंड कर जाए? हीमोग्लोबिन से, और बन क्या जाए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए तो आप बताइए इसे कहां बनाया जाएगा? एल्वलाई पर। तो एल्वलाई पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? ज्यादा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए? कम। टेम्परेचर बताइए क्या होना चाहिए? कम। H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? कम। pH क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो ये कंडीशन की बात कर रहा है। लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, लोअर PCO2 होना चाहिए, हायर PO2 होना चाहिए। सारी बातें सही है, आंसर ऑल बन जाएगा 140 का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन 141 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, बताइए। काइनेटिन। काइनेटिन आपके पास ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म DNA से निकाला गया, बिल्कुल सही है, साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर है। जियाटिन आपके पास प्लांट सोर्स का साइटोकाइनिन है, कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से। काइनेटिन अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थाइमीन, ये नहीं, थाइमीन का मॉडिफाइड फॉर्म नहीं होता, ये आपके सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन होते हैं जिसमें एडेनिन का डेरिवेटिव है, ये गलत बात। आगे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को सेलेक्ट करना है। ब्लड कम्स अंडर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। डेंड्राइट न्यूरल टिश्यू है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में पाया जाएगा। कार्टिलेज कलेक्टिव टिश्यू है। एक्सॉन नहीं होगा। एडिपोज टिश्यू हाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू है। फैट स्टोरिंग की बात करी जाए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरोग्लिया नहीं है। तो बताइए कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आ गया? 1 2 3 4 5। जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा बेटा? 5 इसमें ऑप्शन ऐसे हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के हैं। अगला बताइए सेलेक्ट द लिविंग सेल। लिविंग सेल या टिश्यू को सेलेक्ट करना है। स्क्लेरिन काइमा, लिग्निन का डिपोजिशन डेड होगा। फ्लोएम फाइबर स्क्लेरिन काइमा का ही बना है, लिग्निन का डिपोजिशन होगा, डेड होगा। कॉलिन काइमा आपके पास लिविंग है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू की बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। सब्सिडरी से लिविंग है। आपके पास कंपेनियन से लिविंग है। तो CDE के हिसाब से आंसर सेकंड बना है। आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लो सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रीज आते हैं और ट्रीज कम्स अंडर प्रोड्यूसर, सही है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आपके पास हर्बीवोर्स आ जाएंगे। एलिफेंट एक तरह का हर्बीवोर्स है, शाकाहारी है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में भेड़िया आ जाएगा, वुल्फ जो कि कार्निवोर है। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में लॉइन जो कि टॉप कार्निवोर है। सारी मैचिंग सही है, आंसर ऑल हो जाएगा। 144 का थर्ड हो जाएगा। अगला बताइए लिखा हुआ व्हाट इज द पॉसिबल इल इफेक्ट।
वो पॉसिबल इल इफेक्ट बताइए जो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हो सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव के, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, आंसर ऑल हो जाएगा। ये सारे इल इफेक्ट हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के। अगला हमारे पास क्या लिखा है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप that work in a way that exhibit division of labor and contribute the survival of the body as a whole। सही बात है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन जो भी है, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे, ये सब आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई दे रहा है। और ये डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा आपकी बॉडी को मतलब सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हम मल्टी सेलुलर है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है सेल और टिश्यू ऑर्गन के बीच, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, सारे काम एसेंशियल काम खुद ही करेगी। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ये बात भी सही है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्गन है वो एक टिश्यू से भी मिलकर बन सकता है और एक से ज्यादा टिश्यू से भी। जैसे आप पेनक्रियाज देख लो, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। जैसे आप हार्ट देख लो, हार्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू मिलकर हार्ट बना रहे, ऑर्गन बना रहे। मस्कुलर टिश्यू भी है उसमें, नर्वस टिश्यू भी है। तो कहते हैं कि जो ऑर्गन है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर या एक टिश्यू से मिलकर बन सकता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। अगला देख लीजिए। अगला आपके पास क्वेश्चन लिखा था, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट आर नॉट ओनली इंसेक्ट। बिल्कुल बात सही है। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में सिर्फ ओनली इंसेक्ट नहीं होते, सिर्फ इंसेक्ट नहीं होते, मेजॉरिटी में इंसेक्ट हैं, 20 मेजॉरिटीज में। बाकी और भी जो एनिमल्स होते हैं लार्ज और स्मॉल से लेकर, वो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। लिखा हुआ है रीजन में, इन मैनी प्लांट्स बिसाइड इंसेक्ट मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स आल्सो पॉलिनेटिंग एजेंट। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि तभी तो हमने कहा कि सिर्फ इंसेक्ट ही पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं होते, अदर एनिमल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो असर्शन तो सही था, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या बन जाएगा? 4। अगला देख लीजिए, स्टेटमेंट 1, द एथिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स द व्हाट वी ओ द मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब स्पीसीज विद whom we share this planet। बिल्कुल बात सही है कि भैया बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि धरती सिर्फ हमारी थोड़ी ना है, सारे प्लांट्स, मिलियनों प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की है। अगर मैं इथिकल इशू की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप और नंबर से मिलकर बनती है, और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना जरूरी है। कुछ डायरेक्ट फायदे, इनडायरेक्ट फायदे और कुछ इथिकल भी है ना। और इथिकल में यह है कि जो हमें मिला है इस धरती से वो हम अपनी आगे वाली जनरेशंस को देकर जाएं। स्टेटमेंट कह रहा, फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली we need to realize that every species has an intrinsic value even if it may not be current or any economic value to us। कह रहे हैं हमारे लिए हर एक स्पीसीज, अर्थ के लिए अगर कहा जाए, हमारे नेचर के लिए, फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली किसी की भी बात करी जाए, ये धरती सब ऑर्गेनिज्म की है, हर इस जिंदा या फिर जीव की है, जो स्पीसीज की है, जो यहाँ रह रहा है। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी की हो जो हमारे लिए फायदेमंद हो। जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखता, उसकी भी धरती उतनी ही है, और वो आपके पास इस धरती के बनाए रखने में, इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में उसका भी एक बराबरी का हक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 148 का 4। अगला देख लीजिए। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ह्यूमन ब्रेन का पार्ट पूछ रहा है, नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरिबेलम बिल्कुल है, किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। सेरिब्रम फोर ब्रेन का। कार्पल्स नहीं है, बोन्स का पार्ट है। और कार्पल कौन बनाता है? हमारी जो ये कलाई पाई जाती है उसमें कार्पल बोन बनाती है। फिबुला आपके पास टिबिया फिबुला टांग में पाई जाती है, ये भी नहीं होगा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट। फीमर लॉन्गेस्ट बोन नहीं। स्टर्नम डैगर से बोन नहीं। हाइपोथैलेमस यस डाइनसेफलॉन का पार्ट है। मेडुला यस। मेटाटार्सल नहीं।
क्लेविकल नहीं, पटेला नहीं, स्कैपुला नहीं। तो नॉट द पार्ट पूछ रहा है, तो नॉट द पार्ट में आपके पास जिसमें कट कट लगे हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। मतलब पार्ट कौन से नहीं, जो पार्ट कट लगे हुए हैं वो पार्ट ब्रेन के नहीं है। लिखा हुआ रिकॉम्बिनेशन इज अ कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन कहां कंप्लीट हो जाता है? जहां क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है। और क्रॉसिंग ओवर कहां कंप्लीट हो जाती है? जवाब है पैकाइटिन। पैकाइटिन की शुरुआत कैसे हुई थी? टेट्राड के क्लियर सीन होने से। टेट्राड क्लियरली सीन कैसे हुआ था? लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग से। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होती है क्रोमोसोम में, टेट्राड क्लियरली सीन होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जीन का एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प ली जाती है, और ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं पैकाइटिन में। तो जवाब आपके पास थर्ड हो जाएगा, 150 का थर्ड। अगला बताओ। असर्शन और रीजन लिखा हुआ है इन अमीबा रिप्रोडक्शन सिनोनिमस ऑफ ग्रोथ। सिनोनिमस का मतलब हो गया आपके पास पर्यायवाची। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है, इंक्लूसिव इवेंट होता है। जब भी वो ग्रोथ कर रहा है तो भाई डिवीजन करना पड़ेगा, और जो डिवीजन करके सेल बन रही तो वो इंडिविजुअल ही है। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन होना सिनोनिमस है ग्रोथ का, बिल्कुल बात सही है, इंक्लूसिव इवेंट है। रीजन में क्या लिखा है? व्हेन अमीबा रिप्रोड्यूस देन इट प्रोड्यूस मेनी न्यू अमीबा, इंक्रीज इन नंबर, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये भी बात सही है, दोनों रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। अगला देख लो, लिखा हुआ रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन। तो बताइए जो रिसेप्टर हैं जो स्पर्म को बाइंड करते हैं वो कहां पाए जाते हैं? आपको नाम याद होगा ZP3 रिसेप्टर का, और वो जोना पैलुसिडा पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जोना पैलुसिडा, थर्ड हो गया। आगे देखिए, लिखा हुआ विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्रीशन इन ह्यूमन। तो कौन पार्ट नहीं है पूछा है, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्रीशन इन ह्यूमंस। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पार्ट, भाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो केमिकल होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, और पार्ट्रीशन में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, सही बात है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन का डायरेक्ट रोल है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर अमाउंट बढ़ता है। प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है, प्रोलैक्टिन आपके पास सिंथेसिस ऑफ मिल्क कराएगा, है ना। इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेशियो भी आपके पास यहां पर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो प्रोलैक्टिन का कोई रोल यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आंसर आपके पास 153 का थर्ड हो जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जाती है तो रिलैक्सिन ऑल्सो सिक्रेटेड बाई लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये जवाब होता है ओवरी के लिए, और ओवरी की जब बात की जाती है तो यहां पर ओवरी का पार्ट फीटस, यूट्रस, फॉलिकल नहीं, जवाब है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए अगला, लिखा हुआ है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल ये होता है कि नहीं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन जो ICSI मेथड है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में आता है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी बनता है, और आउटसाइड द बॉडी होगा तो ये इन वीवो में नहीं आएगा, इन विट्रो में आएगा। किसमें आएगा? इन विट्रो में। फिर लिखा हुआ है इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बिल्कुल बात सही है कि अगर किसी पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म को नहीं पहुंचा पाएगा, उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तरीका अपनाया जाता है। और अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तरीका अपना रहे हैं तो एक तरीके का इन वीवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है, और ये गैमीट ट्रांसफर टेक्निक है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। गलत वाला स्टेटमेंट आपको पता है कौन सा है, गलत वाला स्टेटमेंट आपको पता चल गया कौन सा है, तो वो है पहला और दूसरा है सही। इस तरह से आंसर आपके पास सेकंड बन जाएगा 155 का। अगला देख लो, आप देखिए सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड किसका? काइटिन का, और काइटिन एक तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। आप यहां से मैच करा सकते हो और मैं यहां पर 4 ऑप्शन दूंगा। कॉटन फाइबर आपको सेलुलोज से बनेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। रुबिस्को एक एंजाइम है, एंजाइम है तो प्रोटीन हो गया थर्ड। और एडिनाइलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड, और ये हो गया सेकेंड। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, आंसर बन जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो भाई साहब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट पीएच भी करेगा, टेम्परेचर भी करेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी करेगा, आंसर ऑल हो जाएगा। आपको पता है एंजाइम अपने मैक्सिमम काम या फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर करते हैं और मैक्सिमम एक्टिविटी को ही शो करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर। अगर बढ़ाओगे टेम्परेचर और पीएच या घटाओगे तो एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती। और आपको पता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती, लेकिन अप टू अ लिमिट। जब तक आपकी एक्टिव साइट्स खाली है तब तक सबस्ट्रेट के बढ़ाने पर आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन जब सबस्ट्रेट फिल हो गए, एंजाइम सैचुरेट हो गए, तब सबस्ट्रेट के बढ़ाने से कंसंट्रेट आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर एंजाइमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। अफेक्ट तीनों करेंगे। आंसर हो गया ऑल। 58 का आंसर क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बात करना है, बताओ। ग्रेना लैमेली हैव PS1 और PS2, बिल्कुल सही है। ग्रेना लैमेली में PS1 भी होता है, PS2 भी होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व PS1 और PS2 लिखे हुए हैं, गलत। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, ओनली ATP बनता है, P700 से शुरू होता है, P700 पे ही खत्म होता है। लिखा हुआ है बोथ ATP और NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल बात सही है। जबकि स्ट्रोमा लैमेली के पास PS2 नहीं होता और ना ही NADP रिडक्टेज होता है। गलत बात तो सिर्फ एक निकल कर आई है, आंसर हो जाएगा 158 का 2। ठीक है, अगला बता दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एंजियोस्पर्म्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बात समझिएगा, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इनटू द ओव्यूल। तो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको सिक्वेंशियल अरेंज करना है। पहले लिखा हुआ 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। पहला तो मैं सी के साथ जाऊंगा, फर्स्ट जाऊंगा मैं सी के साथ। पहले मियोटिक डिवीजन होगा मेगास्पोर मदर सेल में, फिर 4 मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे, 4 बनेंगे मेगास्पोर टेट्राड। और मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे तो 3 उसमें से क्या कर जाएंगे? डीजनरेट कर जाएंगे। 3 क्या कर जाएंगे? डीजनरेट। तो इसमें मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन तो नहीं लिखा, लेकिन डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर लिखा हुआ है। तो मैं यहां पर सेकेंड नंबर इसे दूंगा, सी के बाद बी, सी के बाद बी। तो पहला सी से शुरू होना है, ना सी से ये शुरू हुआ है ना सी से ये शुरू हुआ है। और सी के बाद ई और सी के बाद बी। आप देखिए पहला ही ऑप्शन फोर्थ आ गया, सिर्फ 2 ही ऑप्शन से। फिर बाद में देखिए जब 3 मेगास्पोर का डीजनरेशन हो जाएगा तो फंक्शनल मेगास्पोर में 3 एफएनडी होंगे, सक्सेसर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो सी की बाद आ जाएगा ए। फिर इसके बाद भाई आपके पास यहां पर 3 न्यूक्लियाई अपने अपने पोल पर मूव कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी। और फॉर्मेशन वॉल्व का होगा और रिजल्टिंग के तौर पर 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बनेगा, ये हो जाएगा ई। और 7 सेल में 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल। तो आपके पास ये हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो आंसर CBADE हो जाएगा। आंसर फोर्थ पहले ही आ गया। बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू
हार्मोन एंड उसके फंक्शन, हार्मोन और उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताना है। थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, सही बात। थायरोकैल्सिटोनिन मतलब थायराइड से निकलने वाला पेप्टाइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कराता है। कहां ले जाता है? वो ले जाता है बोन्स में, बोन की ग्रोथ कराएगा। इन फीमेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी बात सही है। एफएसएच और एंड्रोजन आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एंड्रोजन आपके लिडिक सेल से निकलेगा, एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, और एलएच पर काम करेगा लिडिक सेल, तब एंड्रोजन निकलवाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू बी एड्स, ये गलत है। हाइपरथायरॉयडिज्म से एड्स नहीं होता, हालांकि यहां पर एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कह सकते थे। कौन सा ग्वाइटर? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, जिसे हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। लिखा हुआ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला, गलत। एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नाम पर हमारे पास कॉर्टिसोल है जो जोना फैसिकुलेटा से रिलीज होगा, ठीक है। लिखा हुआ पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम आयन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कैल्शियम आयन की बात करनी चाहिए। किसकी बात करनी चाहिए? कैल्शियम आयन की। तो आप बताइए कितनी बातें सही हैं? ए, बी, सिर्फ ए और बी ही बात सही है। सेकंड हो गया, क्या हो गया बेटा? सेकंड, ठीक। अगला बता दो। लिस्ट है आपके पास, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखिए क्या कह रहा है, पाम बोन, पाम मतलब ये, और मेटाकार्पल होगा इसमें, क्या होगा? मेटाकार्पल। ए का क्या हो जाएगा? सेकंड। रिस्ट आपके पास ही हो जाएंगे कार्पल, ये हो जाएगा थर्ड। एंकल बोन एडी, एडी में हो जाएगा टार्सल, ये हो जाएगा 4, और डिजिट बोन फेलेंजर्स। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, आंसर आपके पास क्या फर्स्ट बन रहा है? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सॉरी, फर्स्ट फोर्थ नहीं लिखा है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, आंसर 4 होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ठीक है। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, मतलब यही है 2,4-D, और 2,4-D को हम क्या कहते हैं? 2,4-D है हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन। क्या है बेटा? सिंथेटिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के काम देखने हैं, बताओ। ऑक्सीजन एक तरह का पीजीआर है, बिल्कुल है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इट इज द टाइप ऑफ ऑक्सीजन, यस। नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन प्लांट, नहीं, ये नेचुरली सिंथेसाइज नहीं है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है, मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है। इट इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यस, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आता है। तो आप बताइए यहां पर कितनी बातें सही हैं? ए, बी और डी, और ए और बी, डी के हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फुल फॉर्म एफएडी की। एफएडी की फुल फॉर्म फ्लैविन एलेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नहीं, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी की भी यहां पर फ्लैविन की जगह आपके पास निकोटिनामाइड लिखना पड़ेगा, है ना। आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला बताइए, हाउ मच CO2 इज कैरीड एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन से क्या जुड़कर जाए? CO2। और CO2 कितना % आपके पास ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा? तो जवाब है 20 से 25%। तो जवाब आपके पास 164 का क्या बन जाएगा? फर्स्ट। अगला बताइए, which of the following is our correct match? करेक्ट मैच किसके रिस्पेक्ट में? विद रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। MSH पिट्यूटरी से निकलता है, बिल्कुल निकलता है। पिट्यूटरी के पास इंटरमीडिया से निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। PTH पिट्यूटरी से निकलता है, नहीं। पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलेगा। TSH पिट्यूटरी से निकलता है, यस। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी।
एडीएच हाइपोथैलेमस से निकलेगा। एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन इन जनरल आपके हाइपोथैलेमस में ही बन रहे हैं, लेकिन रिलीज हो रहे हैं वाया द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एडीएच के साथ आप हाइपोथैलेमस लगा दोगे तो ए सी डी आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड। अगला बताओ, स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, द प्रोसेस बाय विच दिस अकर्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। बात बिल्कुल सही है, और यह बात बोली गई थी ओमनिस सेलुला के द्वारा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला के द्वारा, और वो कही थी बात रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। लिखा हुआ सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। क्या आपके पास मैच्योर ऑर्गेनिज्म हो गया तो सेल डिवीजन क्या रुक जाता है? तो सेल डिवीजन रुकता नहीं है, होता रहता है। बहुत सारी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं, स्किन की हो गई, आपके इंटेस्टाइन की हो गई, स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, तो ये डिवाइड करना नहीं छोड़ती, डिवाइड करना शुरू रखती। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है बेटा, अगला बताइएगा। अगला आपके पास देखिए, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्या माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? यस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज पेरेंट सेल की प्लॉइडी इक्वल होती है, सेम होती है इन द डॉटर सेल। अगर पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल भी 2n होगी, प्लॉइडी चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते। दैट्स वाई हम कह सकते हैं माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। क्या रीजन में भी यही लिखा है? देखिए, इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजनी सेल्स आर सेम। तो ये बात रीजन सही लिखा है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 4। अगला देख लीजिए, लिखा हुआ है ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो भी कुछ है वो सब किसका पार्ट है? स्टील का पार्ट है। किसका पार्ट? स्टील। स्टील में कौन कौन आ गया आपके? देखो, पेरिसाइकल आ जाएगा, कंजंक्टिव टिश्यू आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे, एंडोडर्मिस आ जाएगी। सॉरी, एंडोडर्मिस के अंदर की बात है तो एंडोडर्मिस नहीं, पेरिसाइकल, कंजंक्टिव टिश्यू, मेडुलरी रेज, आपके जाइलम मतलब आपके जाइलम फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल, पिथ, ये सब आ जाएगा। तो इसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं कहते, स्टील कहते हैं, कंजंक्टिव टिश्यू नहीं कहते। स्टील में अंदर आ जाता है कंजंक्टिव टिश्यू, सबको मिलाकर नहीं कहते। कॉर्टिकल लेयर्स एक तरह की मतलब नहीं आएंगी क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर की बात है। तो सेकेंड ऑप्शन है इसका। अगला, विच पार्ट ऑफ अवर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एक्ट एज अ मास्टर क्लॉक। कभी कहा जाए मास्टर क्लॉक ऑफ दी बॉडी, ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो बॉडी के 24 रिदम को मतलब जो है ना मेंटेन करती है? तो वो आपके पास हो जाती है पीनियल ग्लैंड। लेकिन कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मास्टर क्लॉक पूछा जाए तो वो पार्ट ऑफ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मास्टर क्लॉक की तरह काम करता है तो वो जवाब हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर कहा जाए कि बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी ग्लैंड के तौर पर बताया जाए तो वो है पीनियल ग्लैंड। और ये है लास्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। बिल्कुल बात सही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमने तोड़कर एनर्जी रिलीज करा ली, और ये एनर्जी एक स्टेप पर रिलीज नहीं होती और मल्टीपल स्टेप में रिलीज होती है, धीरे धीरे रिलीज होती है ना। आगे, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस, और इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड फैट भी हो सकता है, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। और कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, इस ब्याप पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की वैल्यू निकाली जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। एक रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, 0.7 होता है फैट का, 0.9 होता है आपके पास प्रोटीन का, और 4 से 13 तक वेरी करता है ऑर्गेनिक एसिड का। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर आपका 4 बनेगा। 170 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ 136 से 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं और हमने आपको पेपर डिस्कस कराया है FST-29। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।
हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन सेशन। आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का 29वां टेस्ट है, जो कि 26 दिसंबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही पेपर कम्प्लीट हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक था, आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अलीश सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, जिन्होंने पेपर का बहुत वेल एक्सप्लेन किया है, शानदार एक्सप्लेन किया है, तो थैंक यू अलीश सर, शैलेंद्र सर। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक की जर्नी को करने के लिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैथ लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये क्वेश्चन इस बात पर है जब आप पढ़ते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। वहां पे ये बताया गया था कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से किस प्रकार से इंटरेक्ट होती है। अगर दोनों को फायदा हो तो म्यूचुअलिज्म, एक फायदा एक नुकसान तो पैरासाइटिज्म, या आप कह सकते हैं प्रीडेशन। दोनों माइनस माइनस कॉम्पिटिशन, +0 कॉमन्सलिज्म, -0 एमेंसलिज्म। तो सर ये जो प्लस लिखा है ये क्या लिखा है? ये बेनिफिशियल है। ये जो माइनस लिखा है ये डेट्रीमेंटल है। और 0 क्या है? न्यूट्रल इंटरेक्शन है। न्यूट्रल मतलब तुम रहो ना रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम आओ जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का मतलब एक की प्रेजेंस में दूसरे को नुकसान है, प्लस माइनस में एक को फायदा एक को नुकसान, दोनों को फायदा दोनों को नुकसान। इसीलिए कहते हैं कंपटीशन जमीन जायदाद के लिए भाई भाई से नहीं करना चाहिए, इससे शक्तियां घटती हैं। ये कहावत कभी पुरानी थी। तो पहला लिखा है इलियोपॉड एंड लायन। अब देखिए ये दोनों के दोनों सर कार्निवोरस हैं, तो जाहिर, और दोनों के दोनों एक ही जीनस के क्या है? अलग अलग। ये तेंदुआ है और ये शेर है, दोनों की खुराक खाने की चीजें सेम है। मान लीजिए कोई हिरन घूम रही है या कोई कैटल घूम रहा है, इसने कहा इसे हम निपटाएंगे, इसने कहा नहीं इसको हम खाएंगे, तो दोनों में होगा कंपटीशन। तो इसका मतलब ए फर्स्ट कंपटीशन, दैट इज ए फर्स्ट। ठीक है। और एक कुकू लेइंग एग्स, होता क्या है कि जो कौवे का घोंसला होता है उसके घोंसले में ये कोयल जो होती है अपने अंडे दे देती है, और इनके अंडे के जो कौवा होता है उसके अंडे के साथ इसके अंडे भी डेवलप होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पैरासाइटिज्म है। इसको फायदा हुआ और इसको नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी मेहनत इसने अब जो मेहनत ये अपने बच्चों के लिए करती, साथ इसको डबल मेहनत करनी पड़ी, खाना पीना खुराक कई चीजें, इसको आप प्रोटेक्शन करना पड़ा। तो ये ब्रूड पैरासाइटिज्म, ये पैरासाइटिज्म में भी एक स्पेशल केस है, याद रखिएगा। जबकि ये कहा गया था किसी एक लिविंग दूसरे लिविंग पर डिपेंड हो फायदे के लिए, मतलब रहने के लिए भी खाने के लिए भी। तो यहाँ पर ये विशेष केस है ब्रूड पैरासाइटिज्म, समझिए इस बात को। फिर लिखा फंजाई इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये माइक्रोराइजा तो जमाने से पढ़ते आए, और यहाँ पे जो हायर प्लांट है भाई साहब ये तो पाइनस ही है, और पाइनस इन दोनों फायदा हुआ तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। अब देखिए कहते कैटिल, आपने कभी जब चारागाह या कभी खेत वगैरह में या मैदान वगैरह में देखा हो घास वगैरह में, तो जो ये कैटिल होते हैं, कैटिल जब चलते हैं तो वहाँ की घास फूस जो छोटी मोटी होती है अपने पैरों से उसको फ्लश आउट करते हैं, हटाते हुए चलते हैं। मतलब जो घास फूस होती है वो खत्म हो जाती है उनके चलने से। इनके खत्म होने से क्या होता है, जो छोटे मोटे कीड़े इनके भी छिपे होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो जो बगुला, दैट इज कैटिल इग्रेट बगुला, इसको आसानी से पिकअप कर लेता है। जिस बगुले को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती घास फूस में कीड़ पतंगों ढूंढने के लिए अपने चोंच के मध्य देखने के माध्यम से, उसे बड़ी आसानी से कीड़े पतंग कीट वगैरह जो उसका भोजन है वो दिख गया कि हाँ भाई मुझे इसको खाना है। तो अब ध्यान से देखिए, जो आपका कैटिल है वो तो अपना घास चर के आगे बढ़ गया, उसने घास खाया आगे बढ़ गया, लेकिन इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, इसको फायदा पहुंचा के। अब फायदा किसको हो रहा? कैटिल इग्रेट को। तो ये तो प्लस है, ये 0 है भाई। इस कैटिल इग्रेट, कैटिल ने कैटिल इग्रेट को फायदा पहुंचाया, इसको प्लस हुआ, लेकिन इसने इसको कुछ नहीं दिया बदले में, तो ये है आपका 0। हालांकि देखिए आप कहोगे कि सर घास तो एक खाए, नहीं, घास खा रहा था तो घास और कैटिल का इंटरेक्शन था भाई। यहाँ पर तो एक तरह से पेटर की तरह काम करना, पौधे को खा रहा है, तो ये इसका इंटरेक्शन है। लेकिन इन दोनों की भी जो इंटरेक्शन हुआ है इसमें इसको कोई फायदा नहीं हुआ है, मतलब पशु को, जबकि बगुले को फायदा हुआ। ये कॉमन्सलिज्म है, दैट इज डी 4। तो मुझे ए फर्स्ट दिख रहा है, बी सेकेंड दिख रहा है और सी थर्ड दिख रहा है, डी 4, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए पहला डायग्राम मुझे दिख रहा है वॉलवॉक्स का, और वॉलवॉक्स तो आप पढ़ते ही हैं भाई साहब, ऊगैमस है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल क्या होता है? फ्यूकस। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? मोटाइल मेल गैमेट होगा,
और फीमेल गैमेट स्टैटिक होगी। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा मुझे दिख रहा है लैमिनेरिया, और लैमिनेरिया से निकलता है लैमिनेरिन, और ये फूड की तरह इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही सर। प्रोड्यूस, अब देखिए ये स्लेजनिला साल्विनिया दो प्रकार के स्पोर डेवलप करते थे, माइक्रो मैक्रो, इसीलिए इनको हेट्रोस्पोरस का नाम दिया गया। तो जाहिर सी बात है दो प्रकार के स्पोर डेवलप करेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रो और मैक्रो। ठीक, और चौथा तो आपको दिख रहा है जिंगो बाइलोबा है, जिंगो ही कह दीजिए। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, डू नॉट हैव फ्री लिविंग। भाई ये तो गलत है, यहाँ डू नॉट हैव होना चाहिए। तो मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही सही दिख रहा है, दैट इज थर्ड आंसर। ठीक है, तो मुझे क्या सही दिख गया भाई, चूंकि ये ऊ गैमस है तो मोटाइल मेल गैमेट, स्टैटिक फीमेल गैमेट होगा, वो फूड की तरह इस्तेमाल होगी। और ये दो प्रकार के स्पोर डेवलप करता है, माइक्रो और माइक्रो। जब माइक्रो जर्मिनेट करता है फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रो जर्मिनेट करता है तो मेल गैमेटोफाइट, और वो जिंगो बाइलोबा है, और ये मेल फीमेल डू नॉट हैव फिलिंग। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या आंसर आ गया, थर्ड आंसर। फिर लिखा कर स्टेटमेंट फॉर क्लोरेला। बच्चों यहाँ पर ये करेक्शन है, ये यूनिसेलुलर की जगह पर मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, और पहला ऑप्शन आपका C, D है, याद रखिएगा। ठीक, ये करेक्शन है इसमें। हालांकि पेपर आपने दिया होगा तो यहाँ यूनिसेलुलर लिखा होगा, ये मल्टी सेलुलर है, और यहाँ ऑप्शन पहला C, D है। देखिए क्लोरेला आपका अगर देखा जाए प्रोटिस्टा के हिसाब से तो एक प्रकार का प्रोटिस्टा है 5 किंगडम के हिसाब से। अगर 2 किंगडम लेंगे तो ये एल्गी में प्लांट में रखा जाएगा। अब देखिए चूंकि ये यूनिसेलुलर है तो मल्टी सेलुलर कोई भी स्टेज में होनी ही नहीं चाहिए। मल्टी सेलुलर पहले गलत हो गया, तो ए और बी गलत है, तो ए वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया। तो अब देखिए सी और डी और ई में देखिए अकॉर्डिंग बाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लेस किंगडम प्रोटिस्टा। नहीं भाई 2 किंगडम नहीं 5 किंगडम। क्यों? क्योंकि 2 किंगडम में प्रोटिस्टा किंगडम था ही नहीं, केवल प्लांटी एनिमेलिया था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब 5 किंगडम रखेंगे तब ये प्रोटिस्टा में है। और क्लोरोफिल ए और बी होता क्योंकि एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, याद रखिएगा भाई, ये ग्रीन एल्गी है और ये वो ग्रीन एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इट इज यूज ए फूड सप्लीमेंट इन स्पेस ट्रेवलर, बिल्कुल सही, सी एंड डी। तो ये आगे आंसर पहला, तो इसमें कुछ करेक्शन था, ये पहला मल्टी सेलुलर होगा सेंटेंस में, और यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सी कामा डी है, याद रखिएगा, दैट इज आंसर फर्स्ट। अब देखिए पैन काइमा, आपको मालूम है कि ज्यादातर आपके पौधे में जो पार्ट होता है मेजर कंपोनेंट किसी भी आर्गन के अंदर यही बनाता है, ये तो लिखा ही था। कोइन काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, पैन काइमा में ये दोनों होता है। अब देखिए ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, मैच्योरिटी आने पर इनकी साइटोप्लाज्म खत्म हो जाती है। इसका लिविंग की जितनी प्रॉपर्टी है तो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म ही नहीं करेंगे जब इनके अंदर आपके सेल ऑर्गेनेल वगैरह है ही नहीं, नॉन लिविंग है। ठीक, तो ये इसलिए गलत हो गया भाई, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। क्या देंगे? ये मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, तो ये गलत है। इसके अलावा आपको मालूम है कि जब आप जाइलम की बात करते हो, जाइलम, तो इसके 4 कंपोनेंट थे, पहला ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा फाइबर और चौथा पैनकाइमा। ठीक, पैनकाइमा। तो हमें पता है कि ये जो 3 कंपोनेंट है ये नॉन लिविंग है और ये क्या है, लिविंग है। ठीक, अब देखिए सम कंपोनेंट्स आर लिविंग, ये ठीक है, मतलब एक ही लिविंग है। अब देखिए मोस्ट कंपोनेंट नॉन लिविंग है, सम कंपोनेंट लिविंग है, तो मुझे थर्ड आंसर दिख रहा है इनकरेक्ट मैच में। फिर देखिए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, आपको पता है क्या चीज होती है, स्टोमोकार्ड होती है। कहाँ पाई जाती है? हेमिकार्डेटा में, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये अर्लियर प्लेस थे कार्डेटा में, और इसकी जो ओरिजिन थी वो एक्टोडर्मल थी बच्चों, और इसी ओरिजिन की वजह से इसको एक सेपरेट फाइलम दिया गया। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द कार्डेटा में जो नोटोकार्ड था वो मेसोडर्मल ओरिजिन का था। तो ये पहला सेंटेंस सही है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, बिल्कुल सही है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इकाइनोडर्मेटा का, याद रखिएगा। ठीक, फिर लिखा स्केटी एंड ग्रीन ग्लैंड, ये ग्रीन ग्लैंड जो होता है वो क्रस्टेशियंस में होता है, याद रखिएगा, क्रस्टेशियन, जिसका एग्जाम्पल क्या है? प्रॉन। और ऐसे भी आपको पता है कि इकांड्रोमेटा में स्केटी सिस्टम ही एब्सेंट होता है, तो ये स्टारफिश एस्टेरियास इकांड्रम्स है, तो इसमें तो होएगा ही नहीं, तो ये गलत है। और पॉलीफेगस का मतलब होता है कि ऐसे इंसेक्ट या ऐसे जीव जो मल्टीपल टाइप के फूड को, मल्टीपल टाइप ऑफ फूड को फीड करें। ठीक है, मतलब ज्यादा प्रकार के फूड्स को फीड करने वाले, लोकस्ट होता है भाई, ग्रेगेरियस पेस्ट बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे मक्के की फसल हो, चावल की फसल हो, किसी सब्जी हो, हर जगह आपके ये टिड्डे पतंगे लगते हैं।
ठीक है, टिड्डों का हमला होता है सब पे, तो पॉलीफेगस होते हैं भाई। तो मुझे आंसर थर्ड दिख रहा है, इनकर्ड मैच। अब लिखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकर्ड विद रेफरेंस टू माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले मैंने जान लिया कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है, ठीक, और ये किंगडम मोनेरा का सदस्य है। ये वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, याद रखिएगा भाई, ठीक। तो ये प्रोकैरियोट होगा, यूकैरियोट नहीं है, यूनिसेलुलर है, एक प्रकार का वायरस नहीं है। अब देखिए इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और जब सेल वॉल ही एब्सेंट है तो वो किसकी बनी है किसकी नहीं, इसकी तो हम चर्चा करेंगे ही नहीं। तो आंसर मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, ओनली ये, दैट इज थर्ड आंसर। ये नहीं कहेंगे सेल वॉल आर नॉन सेलोजिक, मतलब सेल वॉल है ही नहीं, ठीक है। और सेल वॉल आर नॉन सेलोजिक ये बैक्टीरिया के लिए लगेगा जहां पर मॉडिफाइड आपके शुगर पाए थे पेप्टाइडोग्लाइकन, नाग नाम डैप होता है, ठीक। फर्स्ट आंसर लिखा क्रेंज एनाटॉमी। ये क्रेंज एनाटॉमी की बात आप करते हो C4 प्लांट के लिए, C4 प्लांट, और इसमें जो क्रेंज है उसका मतलब होता है रेत छल्ला होता, ठीक है। इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा सेट द नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए एडेनिन आपको पता है एक प्रकार का प्यूरिन है, ठीक। एलेनिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है, ये क्या है भाई, एमिनो एसिड आपकी बुक में दिया हुआ है। साइटोसिन क्या है, एक प्रकार का पायरिमिडीन डेरिवेटिव है, ठीक। और सिस्टीन जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। ग्वानिन आपका प्यूरिन है। तो मुझे ए, सी और ई, दैट इज फर्स्ट आंसर ही दिख रहा है भाई। ये दोनों एमिनो एसिड है, आपको नाइट्रोजन बेस सेट करना था, ए सी ई, फर्स्ट आंसर। अब लिखा है पपाया प्लांट्स। आपको मालूम है कि पपाया जो होता है वो डायोसियस प्लांट है। कैसा है, डायोसियस प्लांट है। तो यहाँ पे मुझे मेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे होगा। अब देखिए ये फीमेल प्लांट है, यहाँ ऐसा तो केस, अब यहाँ से उठ के जाएगा तो भाई साहब ये तो केवल जीनोगैमी ही पॉसिबल है, जीनोगैमी पॉसिबल है। तो इसका मतलब पपाया में ऑटोगैमी जिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट होती है। और ऐसा क्यों होती है कि जो पपाया फ्लावर्स एंड प्लांट दोनों यूनिसेक्सुअल हैं। अब देखिए जो कुकुरबिट्स होता है, कुकुरबिट्स उसमें प्लांट बाइसेक्सुअल होता है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, इसलिए वहां पर जिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं होती, क्यों ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है। तो यहाँ पर पपाया में फ्लावर और प्लांट दोनों यूनिसेक्सुअल हैं, इसलिए यहाँ पर जिटनो ऑटोगैमी जो दोनों प्रिवेंट होती है। दैट इज फोर्थ आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 180 से द इनकरेक्ट मैच। लिखा GIP। तो बच्चों GIP का मतलब होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। यही वो हार्मोन था जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अपोजिट काम करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन और मोटिलिटी को सप्रेस करता था, ठीक है, ताकि HCl वगैरह जो है आगे जो है स्टमक के बाद ना जा सके आगे की पार्ट में। तो ये गैस्ट्रोइंटरैक्टर एक प्रकार का क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक। तो ये क्या इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की मोटिलिटी और सेक्स के काम पर प्रभाव डालता है, जस्ट अपोजिट। जो काम गैस्ट्रिन हार्मोन करता है उसका जस्ट अपोजिट करता है, याद रखिएगा ये, ठीक। अब देखा ग्लूकोकार्टिकॉइड। ये एड्रिनल ग्लैंड में दो रीजन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 180। लिखा से द करेक्ट में GIP, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। एक प्रकार का ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कि GIT से सिक्रीट होता है। अब दूसरा लिखा बच्चों ग्लूकोकार्टिकॉइड। आपको मालूम था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में दो जोन बनते थे, कॉर्टेक्स एक मेडुला। कॉर्टेक्स में भी तीन, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलर। ग्लोमेरुलोसा निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड और गोनेडोकार्टिकॉइड। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स अगर एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है तो कहीं ना कहीं ग्लूकोकार्टिकॉइड एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एड्रिनल मेडुला लिखता तो गलत हो जाता है। और TCT आपका पता है कि थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, थायराइड से निकलता है, ये थायराइड से निकलता है। और ये कैल्शियम का लेवल ब्लड में घटाता है, याद रखिएगा। और ये जस्ट अपोजिट किसके काम करता है, PTH के, लेकिन ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से, यही गलत है। और एरिथ्रोपोइटिन आपको पता है ये RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है किडनी पे, किडनी से सिक्रीट होता है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस कह सकते हैं, RBC प्रोडक्शन कह सकते हैं, सब इसमें सही आएगा। दैट इज फोर्थ आंसर, मतलब थर्ड आंसर, ठीक। तो मुझे इनकरेक्ट में ये सही है, ये सही है,
ठीक है, और ये गलत था, तो यही वाला हमारा थर्ड वाला आंसर सही है। तो कार्टिस के 3 ग्लोमेरुलसा, फैसियो रेटिकुलेटा, इससे निकलता है मिनेलोकार्टिकॉइड, फैसिकुलेटा से निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, और रेटिकुलेट निकलता है गोनेडोकार्टिकॉइड। मेल में एंड्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर थर्ड। लिखा इन मैमल्स व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कुछ नहीं, ये आपका एडवांस कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि नेचर में एडवांस कैरेक्टर वो होता है जो खुद के सर्वाइवल को तो सुनिश्चित करे ही, आपके आने वाली जनरेशन को भी सुनिश्चित करे। क्यों? क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, अपनी प्रोजनी नहीं बनाएगी, तो आपके नाम, आपका जीनस या स्पीसीज खत्म हो जाएगा। तो हुआ ये तो मैमल क्यों एडवांस हुए, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड पर जिससे पैदा हुए बच्चे दैट इज यंग वंस को नरिशमेंट दिया जा सके प्रॉपरली। और वीवी पैरी भी एक एडवांस कैरेक्टर है, क्योंकि 9 महीने तक बच्चा आपका प्रॉपरली सेफ रहता है। ठीक है, अब इसे मान लीजिए बहुत से जो आपके छिपकलियाँ होती हैं, बहुत से जो आपके जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं, तो मिट्टी में अपना अंडे दे दिए, तो कोई दूसरा उनका पेटर गया, मिट्टी में सारे अंडे खा लिए, खत्म हो गए। लेकिन ऐसा ह्यूमन के केस में वीवी पैरी का एडवांस कैरेक्टर है भाई। तो यहाँ पर टू नरिश द यंग वंस होता है। मेजर स्केलेटरी आर्गन नहीं है भाई, ये होती है किडनी मैमल्स में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड तो ये है नहीं, और सिंथेसिस वाला ये भी नहीं भाई। फर्स्ट आंसर। लिखा फ्रॉग में जब लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट होता है बच्चों तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक, और जब लार्वा नहीं होता तो बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। आपको पता बर्ड और मैमल में लार्वा नहीं है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा चलेगा, डायरेक्ट चलेगा, इसलिए पिजन में ये गलत होगा। मंकी डेवलपमेंट है है, और फ्रॉग में तो टैडपोल लार्वा होता ही है, और यही टैडपोल लार्वा में गिल्स पाए जाते हैं जो गिल से रेस्पिरेशन करता है, पानी में डेवलप होता, जो ये बताता है कि एम्फीबिया के एंसेस्टर जो हैं वो एक्वेटिक वाले होते, दैट इज फिशेस, याद रखिएगा। तो ये सेंटेंस सही है। फिर मंकी ये भी ठीक है, और टेप और फ्लैम सेल कहाँ के लिए होती है, वो एक्सक्रीशन के लिए भी है। ये दोनों सेंटेंस सही है। इन्हीं को सोएनोसाइड बोलते हैं। टेप और मतलब टीनिया सोलियम प्लेटी हेलमेंथीस। सेकेंड आंसर यही गलत है, 182 का सेकेंड आंसर। लिखा ने ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज पम्प्ड आउट। ये तो आपकी किताब में लिखा था कि जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये एक तो ओपन टाइप हो गया और एक आपका क्लोज टाइप हो गया। क्लोज टाइप में आर्टरी वेन कैपिलरी का प्रॉपर नेटवर्क होगा, जहां से, और ये स्टार्ट हुआ किससे, फाइलम एनिडा से। और ओपन टाइप तो आपको मालूम है कि ये आर्थ्रोपोडा में है भाई, इसीलिए आपने पढ़ा होगा काकरोच में ओपन टाइप होता है। इसमें साइनसेस पाए जाते हैं और ब्लड से भरी कैविटी को हीमोसील कहते हैं। दोनों सेंटेंस सही है। ये बुक की लाइन थी जब आप एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ आंसर। लिखा विद द फॉलोइंग फ्रूटिंग बॉडी। वैसे तो नॉर्मली हमें पता है कि फ्रूटिंग बॉडी आपके फंजाई का करेक्टर है, लेकिन जो स्लाइम मोल्ड होता है, ध्यान से पढ़िए, जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो प्लाज्मोडियम बनती है। कहाँ, अनफेवरेबल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये, ठीक। तो ये, और ये स्लाइम मोल्ड जो है फंजाई और प्रोटोजोआ के बीच कनेक्टिंग लिंक है। तो आपसे पूछेंगे स्लाइम मोल्ड क्यों कनेक्टिंग लिंक है, क्यों इसके करेक्टर कुछ फंजाई से मिलते हैं, एक तो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा, और क्यों ये आपका प्रोटोजोआ से रिलेटेड करता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, पहली बात। और दूसरी चीज ये क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है इसमें, लेकिन इसके स्पोर में सेल वॉल होता है। तो स्पोर में सेल वॉल पाया जाना फंजाई का करेक्टर, और प्लाज्मोडियम का मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी का मतलब फंजाई करेक्टर, और हेट्रोट्रॉपिक होना और सेल वॉल एब्सेंट, ये क्या हो गया, आपके प्रोटोजोआ करेक्टर। तो भाई फ्रूटिंग बॉडी, एस्को, विसिडियो, स्लाइम मोल्ड तीनों बनेगी, ए, बी और डी, दैट इज सेकेंड आंसर। डिट्रो में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट है, पहली बात, और साइनोबैक्टीरिया में फ्रूटिंग बॉडी है ही नहीं। ए, बी और डी क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर, ए, बी, डी समय बनता भाई। अब देखिए सेट द करेक्ट ऑप्शन फॉर आर्कीबैक्टीरिया। दुनिया में सबसे पहले जीव यही है, आर्कीबैक्टीरिया। ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं। क्यों लिविंग फॉसिल्स हैं? क्योंकि जब दुनिया में बने थे तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन थी। ये एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, गर्म झरने में बने थे, दलदली मिट्टी में बने थे। लेकिन आज बहुत एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, फिर भी ये जिंदा है। मतलब नेचर बदल चुका है, लेकिन इनके करेक्टर अभी भी नहीं बदले। तो बदलते वातावरण की कंडीशन के साथ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीव के अंदर बहुत लंबे समय से चेंज ना आया हो, और उन्होंने कुछ ऐसे करेक्टर रिटेन कर रखे हों जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ नेचर आपका नॉर्मल हो चुका है, तो आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की अगर एबिलिटी है भी, तो उसकी कोई महत्ता या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं, ये लिविंग फॉसिल्स है।
और यूनिसेलुलर तो खैर है ही। और मीथेन में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, मिथेनोजन, वो मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और सर्वाइव करता है एक्सट्रीम कंडीशन में। लेकिन सर ऑक्सी यहाँ आर्की बैक्टीरिया तक फोटोसिंथेसिस का कोई नामो निशान नहीं था, और ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस सबसे पहले एक जीव आए साइनो बैक्टीरिया ने किया, और इन्होंने ही ऑक्सीजन का एवोल्यूशन किया। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए था भाई। और ये यू बैक्टीरिया में आते हैं। अब देखो यू बैक्टीरिया में दो आते हैं, एक आपका आता है साइनो बैक्टीरिया मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरे आते हैं हेटेरोटॉइक बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक बनाते हैं, जो दही का निर्माण करते हैं, जो आपके घाव करते हैं, जो बीमारी का इलाज करते हैं। ठीक है, तो आप क्या आंसर आएगा, यही छोड़ के ए बी सी डी। अब कमाल की बात देखिए, अगर सेट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोनरा लिखा होता, मोनरा किंगडम या बैक्टीरिया ही लिखा होता तो सब सही होते, क्योंकि बैक्टीरिया में आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सब आएगा, ही तो खेल है। अगर मैं यहाँ पे केवल बैक्टीरिया लिखता तो ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस सही होता, ये भी सही होता, ये भी सब सही होते। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी सी डी। क्या गया आंसर, पहला फर्स्ट आंसर। लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स और सेल्स इलांगेशन। आपके प्लांट ग्रोथ चैप्टर में ये बात लिखी है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कि जब आपका सबसे पहले होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक, और होता है इलांगेशन और उसके मैच्योरेशन। तो अलग अलग स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्स के। तो ये कहा गया कि जब फेज ऑफ इलांगेशन होता है उसमें वैक्यूलेशन सेल में बढ़ता है, सेल की लंबाई बढ़ती है और नए सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, फोर्थ आंसर। और जब मेरिस्टेमेटिक में होता है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल बहुत तेजी से डिवाइड करती है। तो ये आपका कैरेक्टर बुक में लिखा है, दैट इज फोर्थ आंसर। फिर लिखा है व्हाट हैपन बंडल सीड सेल। कुछ नहीं सर, ये C4 प्लांट की अगर हम बात करें, ये बंडल सीड सेल है, ये बंडल सीड सेल, और ये है मीजोफिल। ठीक, ये मीजोफिल है, ये बंडल सी तो मीजोफिल है। यहाँ पे आपका रूबिस्को पाया जाता है, यहाँ रूबिस्को पाया जाता है, और ये क्या काम करता है, कैल्विन साइकिल में वर्क करता है। ठीक, और ये क्या पाया जाता है, यहाँ पे, यहाँ पेप्केज पाया जाता है। ठीक, और पेप्केज अगर पाया जाता है तो PEP से प्लस CO2 से रिएक्शन से सबसे पहले OAA बना था। तो आपसे पूछा गया बंडल सीज में क्या होता है, तो डी कार्बोक्सिल, यहाँ पे 4 कार्बन का एसिड जब आता था तो यहाँ से CO2 निकला, डी कार्बोक्सिलेशन, और यही CO2 चला गया कैल्विन साइकिल बायोसिंथेटिक फेज में। तो ये तो ठीक, कैल्विन साइकिल यहीं चलेगी, एक्टिविटी ऑफ इसको यहीं होगा, दैट इज फोर्थ आंसर। अब लिखा जंक्शन बिट, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मसल फाइबर की आपकी सार्कोलेमा है और मोटर न्यूरॉन ऐसे आया, तो ये जो जंक्शन बनता है इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ही आपके स्केलेटल सिस्टम पर नर्वस सिस्टम की मोटर कंट्रोलिंग होती है। इसी को आप मोटर इंड प्लेट बोलते हो। ये मोटर नर्वस सिस्टम क्या है भाई, न्यूरॉन्स के लिए है, मोटर इंड प्लेट, ये सही है। यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी होता तो भी सही होता, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि G1 फेज में जितना DNA होता है उसका जस्ट डबल S फेज में 4C, और वही चला जाता G2। लेकिन जितना क्रोमोसोम यहाँ होता है 46, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं क्रोमोसोम की कंडीशन कुछ ऐसे है, एक क्रोमोसोम इज सिंगल क्रोमेटिड। अब यहाँ कंडीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, एक क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हुआ है। अगर मान लीजिए कभी उस ऑप्शन में आ जाए तो क्रोमेटिड्स के डुप्लीकेशन हुआ है, याद रखिए, लेकिन क्रोमोसोम का नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमेटिड था, फिर 2 क्रोमेटिड बन गए। तो यहाँ पर अगर 46 गुणसूत्र है तो यहाँ भी 46, यहाँ भी 46। और अगर मान लीजिए माइटोसिस हो भी जाए, 2 सेल बन जाए तो भी 46, तो भी 46। तो क्या जाएगा 46, 46, सेकेंड आंसर। लिखा हाउ मेनी रेडियस स्पोक। आप जमाने से पढ़ते आए कि जब आप डायग्राम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 9 आपके डबलेट ऐसे फैले रहते चारों तरफ, 9 डबलेट, और हर डबलेट से स्पोक निकलता है जो सेंट्रल सी से जुड़ता है। तो 9 डबलेट है तो 9 स्पोक्स भी होंगे, और यही 9 स्पोक सीलिया में भी हैं, फ्लैजिला में भी हैं, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, आपसे कहा गया कि फ्लावर में अपेंडेज पाए जाते हैं, फ्लावर अपेंडेज। ठीक,
फ्लावर में, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, एंड्रोसियम और ऐसे गाइनोसियम। दो बातें, अगर गाइनोसियम की यूनिट आपकी पिस्टिल है, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं, दो बाई कार्पेली या कार्पेल कहते हैं, बाई कार्पेली, ट्राई कार्पेली, पॉली कार्पेली, पेंटा कार्पेली, सारे कार्पेल्स अगर फ्री हैं तो बोलेंगे एपोकार्पस, जैसे कि आपने देखा मेकेलिया में एपोकार्पस। और अगर सारे कार्पेल फ्यूज हैं तो बोलेंगे सिनकार्पस, जैसे आपने देखा पेफेवर में, ठीक, जैसे आप देखते हैं मस्टर्ड की फैमिली में, ठीक है, सिनकार्पस। जितनी फैमिली आपके कोर्स में सब सिनकार्पस, याद रखिएगा, जितनी फैमिली है आपकी सब सिनकार्पस, चाहे कंपोजिटी हो, चाहे आपकी पोएसी हो, चाहे मालवेसी हो। अब देखिए कैलिक्स, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, ये रहा कैलिक्स, इसकी यूनिट होती है सेपल। और अगर मान लीजिए सेपल जाता है, सबके सब फ्यूज हैं तो बोलेंगे क्या जी, गैमोसिपेलस। और सबके सब फ्री हैं तो बोलेंगे पॉलीसिपेलस। और जब फ्यूज होता है गैमोसिपेलस तो उसको ब्रैकेट से दर्शाते हैं। तो आप देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा है, और मतलब आपस में अगर सेम फ्लोर अपेंडेज के यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक कैलिक्स दूसरे कैलिक्स से जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, गैमोसिपेलस। और ये कोहेशन का एग्जांपल आपने पढ़ा, कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल लगता है, एडहेसिव फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगता है। तो कैलिक्स की यूनिट आपस में जुड़ेगी तो बोलेंगे गैमोसिपेलस, और एक प्रकार का कोहेशन होगा, तो भाई साहब ये गलत है। और कोरोला की यूनिट होती है पेटल, ये आपस में जुड़ेंगे तो बोलेंगे गैमोपेटेलस। क्या बोलेंगे, गैमोपेटेलस। और ये जुड़ेगा तो ये C की पावर 5 होगा, ठीक। तो ये भी कोहेशन है लेकिन गैमोपेटेलस है। अब देखिए दो अलग अलग फ्लावर के अपेंडेज, जैसे मान लीजिए पेरियंथ और एंड्रोसियम जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे इपीटेपेलस या एपीफिलस। और कोरोला एंड्रोसियम जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे, इपीपिटेलस। क्या बोलेंगे, इपीपिटेलस। अब देखिए दो फ्लोरल अपेंडेज अलग अलग हैं तो इनको बोलेंगे एडेशन का एग्जांपल, एडेशन। तो भाई साहब ये एडेशन सही है, और ये लिली फैमिली में है, इसकी फैमिली लिलियेसी। और गाइनोसियम में जो होती है ओवरी होती है, एंजियोस्पर्म में होता है। क्यों, क्योंकि ये आपने पढ़ा था कि भाई साहब अगर एक गाइनोसियम की यूनिट हम पिस्टिल लें, दैट इज पिस्टिल, उसके 3 पार्ट, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और ये ओवरी। तो ओवरी गाइनोसियम में है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये दोनों गलत क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ तक ठीक है, ये गैमोसिपेलस गैमोपेटेलस होना चाहिए, ए और बी। क्या आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर ए एंड बी। अब देखिए अगर इनकरेक्ट पूछा जाता तो सी और डी केवल आंसर आता। और मान लीजिए अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें गैमोपेटेलस कर, सेपेलस कर दें, गैमोपेटेलस कर दें, तो भी देखिए आंसर बदल जाता। लेकिन ए और बी ही क्यों सही है भाई, फर्स्ट आंसर। लिखा हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट स्पीसीज यूज है, ये तो आपको लिखा बुक में डेटा की 25,000 जो स्पीसीज होती है दुनिया में वर्ल्ड वाइड। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब पारंपरिक मेडिसिन, ठीक है, जिसे हम जानते हैं हमारे पुरखों जवानों से कि हाँ भाई ये इस बीमारी में काम आता है, इस बीमारी में 25,000। मेरी सेकेंड थर्ड आंसर। अब लिखा सम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये कहा गया था काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद भी, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद भी, कि कुछ यूरिया जो होती है वो बची रह जाती है किडनी मैट्रिक्स में, काहे के लिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने के लिए। कि ऑस्मोलैरिटी, ये बुक की लाइन है भाई, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने के लिए। और ये कहा गया है कि मान लीजिए सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट आपका अमोनिया बनता है। अब ये अमोनिया अगर जो जीव है अगर अमोनोटेलिक है तो ऐसे ही आपकी स्किड कर देगा। और अगर मान लीजिए यूरियोटेलिक है तो पहले ये अमोनिया CO2 से जुड़कर क्या बनाएगी, यूरिया बनाएगी। कहाँ बनाएगी, लीवर में, जैसे ह्यूमन का ही केस रख लो। तो अगर यूरियोटेलिक है तो जो अमोनिया डेवलप आपके वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप हुआ है वो किसे में मिल जाएगा, यूरिया में। तो बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। और हम लोगों में इसीलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है बच्चों, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अमोनिया और CO2 को निकालता है और फिर यूरिया में जाके ऑनिथिन साइकिल के माध्यम से यूरिया का निर्माण होता है, फिर वहाँ से आपकी हिपैटिक वेन के माध्यम से ये बाहर स्कीट आउट होती है। तो ये दोनों सही है, सेंटेंस फोर्थ। लिखा वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, क्या हो जाएगा, इलिसा। आपको पता है कि ये अर्ली डायग्नोस्टिक है। कहा गया था कि बीमारी को जांचने के 2 तरीके, एक लेट डायग्नोस्टिक और एक अर्ली डायग्नोस्टिक, दैट इज फोर्थ आंसर। विडाल टेस्ट तो आप जानते हैं भाई, ये टाइफाइड के लिए है, और ये टोटल लिम्फोसाइट और SGPT SGOT अलग चीज होती है। तो यह क्या आंसर, फोर्थ आंसर। अब देखिए ऑल द बर्ड्स, ये कहा गया कि दुनिया में ऐसी बहुत ही लिमिटेड स्पेस हैं, लिमिटेड स्पेस, जहां पर एरिया कम होने के बावजूद भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी क्या है,
ज़्यादा, इन्हें हमने क्या नाम दिया, हॉट स्पॉट, मतलब थोड़ा एरिया कम है लेकिन हॉट बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। और आपको मालूम ज़्यादातर हॉट स्पॉट आपके ट्रॉपिकल रेनफॉल या ट्रॉपिकल इलाके में होते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया लगातार घटता जा रहा है, इसीलिए लिखा है एक्सेड हैबिटेट लॉस। ठीक, और एक बार बताइए, अगर इस हॉट स्पॉट को हटा दिया जाए, मतलब कहा गया कि पूरे अर्थ के लैंड एरिया जो कि 21% के आसपास है, उसका केवल 2% अगर इसको लिया जाए तो ये 30% बायोडाइवर्सिटी को कवर करता है, जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन डेल्टा, ये सब होते हैं भाई, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कह लें। तो ये काफ़ी बड़े आपके इलाके होते हैं जहाँ कम जगहों पर, और एक बात और, यहाँ पर एंडेमिज्म पाया जाता है। एंडेमिज्म का मतलब कोई स्पीसीज हो पाई जाएगी तो यहीं, वरना कहीं नहीं। ठीक, तो क्या होगा, 2% केवल लैंड एरिया कवर करता है, और स्पीसीज कितना, लगभग 30% के आसपास ये शेयर करता है पूरी दुनिया का हॉट स्पॉट। ठीक, जो कि 34 बताया गया आपकी एनसीईआरटी में, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा था स्पीसीज कन्फर्म, अभी मैंने बताया कि अगर मैं एक हैबिटेट लूँ, ऐसे कोई स्पीसीज मान लीजिए ए है, ये केवल यहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं, जैसे कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में है, नेचुरली कहीं नहीं है, तो वो एंडेमिक हो गया। अब देखिए कोई स्पीसीज मान लीजिए बी है इस हैबिटेट, जिसकी संख्या बाकी कंपेयर में बहुत कम है, इसको बोलेंगे रेयर। और के स्टोन मान लीजिए सी स्पीसीज, इस सी स्पीसीज का इम्पैक्ट बाकी सभी स्पीसीज के एबंडेंस पर ज़्यादा पड़ता है, प्रभाव ज़्यादा पड़ता है सर्वाइवल पर, एबंडेंस पे, उसको बोलेंगे के स्टोन। और एलियन का मतलब ये है कि ये एक हैबिटेट है, आपने कोई स्पीसीज मान लीजिए एक्स किसी दूसरे हैबिटेट किसी दूसरे देश से उठा के आप यहाँ इंट्रोड्यूस किए, इस एक्स का यहाँ कहीं एंसेस्टर नहीं था पहले से, तो इसको बोलेंगे एलियन स्पीसीज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोटिक। याद रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या गया, पहला, नॉट फाउंड एल्सवेयर, फर्स्ट आंसर। अब लिखा है ह्यूमन किडनी, काउंटर करंट मैकेनिज्म ये कहती है बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म ये कहती है कि जितना आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट इनिशियल में था, ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो हुआ था उसके 4 गुना कंसंट्रेट आपकी यूरिन डेवलप होगी। ठीक, 4 गुना, दैट इज 4। ये आपकी किताब में लिखा कि इनिशियल कंसंट्रेट 4 गुना यूरिन डेवलप होती है, मतलब बनती है। सेकेंड आंसर, 4। लिखा हेड ऑफ कॉकरोच, ये कहा गया कि जो कॉकरोच का हेड है वो 6 सेगमेंट का इनिशियल में रहता है, लेकिन बाद में ये फ्यूज करके सिंगल हो जाता है, दैट इज फर्स्ट आंसर, कि 6 सेगमेंट से फ्यूज करता है। और लिखा है कि ये कहा गया कि इपिथेलियल टिश्यू एंड अदर टिश्यूज में कुछ प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं। अगर ऐसा जंक्शन जो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर आपके ट्रांसपोर्ट को प्रॉपरली होने दे, उसको बोलेंगे गैप जंक्शन, और कोई लीकेज हो उसको रोक ले, आपका टाइट जंक्शन, और एक दूसरे जोड़े, एडहेरिंग करे, सीमेंटिंग करे, एडहेरिंग जंक्शन। तो टाइट जंक्शन लीकिंग प्रूफ करेगा, किसी चीज को रिलीज नहीं होने देगा, एक दूसरे लीक नहीं होने देगा। गैप जंक्शन अलाउ करेगा मूवमेंट को, छोटे और बड़े मॉलिक्यूल दोनों, तो यही हमारा आंसर है। और एडहेरिंग जंक्शन क्या होगा, ये सीमेंटिंग का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ठीक, तो सेकेंड आंसर। और लिखा इनकम्प्लीट। अब देखिए बड़ी अजीब बात है, एक होती है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, ये होता है 2 चैम्बर वाले जीवों में, जिनमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और होता है एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो इसमें क्या होगा, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और एक होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये होता है 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होगा। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, सिंगल सर्कुलेशन तो भाई साहब पाइसेस में है, और इनकम्प्लीट आपका किसमें, एम्फीबिया में है और रेप्टाइल में है, एम्फीबिया और रेप्टाइल में, और यहाँ पर ये बर्ड्स में है और ये मैमल्स में, याद रखिएगा। और यहाँ पर डबल सर्कुलेशन इसके अलावा क्रोकोडाइल में है। तो हमसे पूछा गया इनकम्प्लीट, तो ये तो भाई मैमल है 4 चैम्बर्ड, ये 2 चैम्बर्ड, ये 4 चैम्बर्ड, ये 3 चैम्बर्ड, यही हमारा आंसर था, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो याद रखिएगा कि किसमें पाया है, 2 चैम्बर ऑफ सिंगल सर्कुलेशन, 3 चैम्बर ऑफ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और 4 चैम्बर डबल सर्कुलेशन। तो ये आपका पाया गया कहाँ का, पास सैलेमेंडर, दैट इज थर्ड आंसर। सैलेमेंडर की जगह फ्रॉग लिखा हुआ तो भी हो जाता, कोई भी एम्फीबिया लिखा होता, और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल के अलावा कुछ लिखा होता तो भी आंसर थर्ड ही होता। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।